बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम तक हमने जो फाइला पढ़े हैं उनमें ख़ास तौर पे जो था प्लेटिहेल्मिन्थीस, फिर उसके बाद जो निमाटोडा या एस्केल्मिन्थीस आया था और आखिरी जो हमने पढ़ा था मोलस्का। ये तीनों जो थे ना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के थे, लेकिन इन तीनों में हमने एक ये चीज़ नोट की थी कि जो प्लेटिहेल्मिन्थीस है एसिलोमेट में आता है, एस्केल्मिन्थीस या निमाटोडा जो था वो क्या था सूडोसिलोमेट में आएगा, जबकि जो मोलस्का है जिसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हमने पढ़े थे वो किस में आएगा सीलोमेट के अंदर। फिर मैंने लास्ट में उसमें एक बात की थी कि अगले दोनों जो होंगे ना फाइला, यानी उसमें एक जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं एनिलिडा और जो नेक्स्ट टाइम करेंगे आर्थ्रोपोडा, वो भी क्या है सीलोमेट्स हैं। लेकिन मोलस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को एक ग्रुप हमने असाइन किया था प्रोटोस्टोम। ये हम उसके अंदर क्या तीनों को इंक्लूड करते हैं कि वो डेवलपमेंटल जो पैटर्न होता है इन तीनों ग्रुप्स का सेम होगा। एनीवे, आज उसी प्रोटोस्टोम के लिहाज से पहला फाइलम हमने मोलस्का डिस्कस कर लिया है। आज जो सेकंड होगा उसी के लिहाज से दैट विल बी फाइलम एनिलिडा। अब देखें जो फाइलम एनिलिडा है, इनके जो आप कह सकते हैं जो मेंबर्स होंगे उनको हम कॉमनली सेगमेंटेड वर्म्स का नाम भी देते हैं कि इसके जो मेंबर्स होंगे उनको हम कॉमनली क्या कहेंगे, दीज आर द सेगमेंटेड वर्म्स। अब ये जो सेगमेंटेड वर्म्स हैं वो सेगमेंट्स आपको कैसे नज़र आएंगे कि फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से ना अगर एक बॉडी यूँ एक वर्म की शो भी कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, यानी ये देखिए मैंने एक वर्म सा ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब आप इनकी बॉडी को ऑब्ज़र्व करें ये देखें उसके ऊपर मैं ना इस तरह से ये कंपार्टमेंट से शो कर रहा हूँ या ये क्या है सेगमेंट्स हैं। ये सारे क्या होंगे इस तरह से, ये जितने हर एक जो पीस या पार्ट सा बनेगा दैट इज़ अ सेगमेंट। इसलिए हम इनको ना सेगमेंटेड वर्म कह रहे हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होगी, दैट विल बी द सेगमेंटेड बॉडी। लेकिन अगर आप इन सेगमेंट्स को ज़रा गौर से ऑब्ज़र्व करें तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये हमें इस तरह से ना रिंग लाइक भी नज़र आते हैं। और ये ख़ास तौर पे जो एनिलिडा का वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम नाम देते हैं एनुलस का, यानी ये लैटिन वर्ड है और एनुलस का मीनिंग ही क्या होता है, रिंग। ठीक है ना, तो इसलिए हम इनको ना रिंग्ड वर्म्स भी कह सकते हैं, यानी पूरी बॉडी जो होती है उसके ऊपर आपको ये रिंग्स नज़र आएंगे। बाकी सबसे पहले अगर हम इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन को देखें तो बहुत आसान सा देखें, जैसे पहले आप ये कह चुके हैं कि दीज आर यू मेटाजोआंस, यानी यू मेटाजोआ से बिलोंग करते हैं और ये क्या होंगे बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, यानी ग्रेड बायलेट्रिया से बिलोंग करते हैं। फिर ये क्या होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक और ये क्या है सीलोमेट्स और आखिरी जो था ये क्या है प्रोटोस्टोम्स है। तो याद होगा ना कि प्रोटोस्टोम में हमने कहा था कि जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल है, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है और स्प्लिटिंग की वजह से क्या होगा मीजोडर्म के सिलोम बनते हैं, शिजोसिलस जिसको आपने कहा था, ये वो वाले कैरेक्टर्स इनमें मिलेंगे। अब ना जो फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट के लिहाज से ना ये आपको इस तरह से मिलेंगे कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि क्या है एक्वेटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है टेरेस्ट्रियल है, मतलब लैंड के ऊपर होते हैं। अब जो एक्वेटिक हैं उनको हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगा इसमें जो फ्रेश वाटर के अंदर होंगे और दूसरा वो होगा कि जो मैरीन के अंदर होते हैं। और अगर आप इनके एग्जांपल्स इस तरह से लिखें ना, मिसाल के तौर पे
जो लैंड के ऊपर हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल ये मैं अर्थ वर्म एक ये मेंबर लिख रहा हूँ। दूसरा जो ना यहाँ पे ये लीच लिखा है, जो लीच होगा ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है, और जो एक इसमें ग्रुप आ जाता है जिसको हम यानी सॉरी एक मेंबर आता है जो ओशन के अंदर नेरीज उसको बोलते हैं, NEREIS, नेरीज जो है ना ये क्या होगा, मैरीन होगा। लीच होती है आपको क्या है, फ्रेश वाटर, यानी आप ना हैबिटेट के लिहाज से ये कह सकते हैं ये हम इस तरह। फिर अगर हम हैबिट के लिहाज से देखें ना, मिसाल के तौर पे देखें ये जो लीच है ये क्या है, पैरासाइट है, ठीक है, जबकि अर्थवर्म और ये दोनों क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग है। अब देखें इस ग्रुप को हम फर्दर ये भी कह सकते हैं जो इसके मेंबर्स होंगे आइदर दे विल बी फ्री लिविंग और दे मे बी पैरासाइट। और ख़ास तौर पे जो लीच है वो एक्टो पैरासाइट है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमल्स वगैरह हैं, ख़ास तौर पे ना उनके एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगी और ये ब्लड सक करती है, ब्लड के ऊपर ये फीड करती है, तो ये एक्टो पैरासाइट में भी आएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी तरफ। यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह से बॉडी के जो सेगमेंट से शो किए हैं ना, तो हमने इसमें क्या कहा था कि इन्हीं सेगमेंट्स की वजह से क्या है, इनको हम सेगमेंटेड वर्म कह रहे हैं। लेकिन ये जो बॉडी है उसको हम एक नाम देते हैं कि जो बॉडी है ना दैट इज़ मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। कैसी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या है, यानी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, यानी बॉडी क्या है, दैट इज बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। और ये जो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है ये क्या होगा, बोथ इंटरनली प्लस क्या होगा, एक्सटर्नली। यानी इंटरनली और एक्सटर्नली ना ये दोनों तरफ से क्या है आपको ये सेगमेंटेड नज़र आएगी। और ये जिस तरह से हमें सेगमेंटेड बॉडी जो नज़र आती है ना, मेटामेरिक सेगमेंटेड इसको हम कहते हैं। बाकी रह गया अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व इस तरह से करें ना कि भाई एक्सटर्नली कैसे जो सेगमेंटेड है, तो ऊपर ना आपको ये थोड़ी सी ना डीप सी कंस्ट्रिक्शंस नज़र आएंगी। यानी एक्सटर्नली क्या होती हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो जो डीप कंस्ट्रिक्शंस हैं, डीप लाइंस हैं सर्कुलर मैनर में, वो क्या करेंगे, उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर देंगे, किसके अंदर, सेगमेंट्स के अंदर। इसी तरह से जब इंटरनली हम बात करते हैं तो इंटरनली हर दो सेगमेंट्स के दरमियान क्या एक कर्टन लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको आप सेप्टम का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे आपने ना वो फंजाई में पढ़ा था ना, दो सेल्स के दरमियान क्या होते हैं, दो सेल्स के दरमियान सेप्टा होंगे, सेप्टेट हाइफी। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, जो दो सेगमेंट्स होंगे उनके दरमियान क्या है, एक मेम्ब्रेनस सा कर्टन लाइक स्ट्रक्चर होगा, सेप्टम, और वो सेप्टम क्या करेगी, दो सेगमेंट्स को अलग करेगी। अब ना यहाँ पे मैं उसी तरह से ना जैसे पहले भी वो करता आया हूँ, एक सेगमेंटेड जो वो बॉडी इसकी ड्रॉ करके साथ साथ ना तमाम जो स्ट्रक्चर्स और है ना इसमें सिस्टम्स, उनको भी डिस्कस कर देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से जो आपको ये नज़र आ रही है, ये इसकी एक बॉडी में शो कर रहा हूँ जो कि क्या है, इस तरह से ये सेगमेंटेड बॉडी चल रही है। और ये देख रहे हैं बाहर से वो सेगमेंट्स हैं, और वो जो सेगमेंट्स हैं वो कंस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी वजह से क्या होगा, दीज आर द कंस्ट्रिक्शंस, जिनकी वजह से क्या वो एक्सटर्नली आपको नज़र आ रही है। और इसी तरह से यहाँ पे ये देखें, मैं इंटरनली ना ये वो शो कर रहा हूँ, वो सेप्टा, ये जो थी दीज आर द सेप्टा, जो कि क्या कर रही है, इंटरनली बॉडी जो होगी उसको हाँ जी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें यहाँ पे ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है ये कौन सी है, ये माउथ की ओपनिंग है। और इसमें से क्या होगा, ये जैसे ये देखें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये जा रहा है। और ये जो ट्यूब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आएगा ना, ये बेसिकली वो एलिमेंट्री कैनाल भी आप कह सकते हैं इसको। ये आपको इस तरह से इसमें ये एलिमेंट्री कैनाल नज़र आएगी। और जैसे लास्ट फाइल में हमने कहा था ना, वो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो आगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमें इस तरह से डिवाइडेड नज़र आएगी। और ये जो डिवाइडेड ऐसे नज़र आ रही है ना,
कहीं पे वो एक्सपेंड कर रही है, कहीं पे नैरो हो रही है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के इस तरह से क्या है, ये पार्ट्स बना रही होती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये उसमें क्या था, ये गट है, या इसको आप एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। अब देखें ये जो इनर साइड पे थी, अभी हमने इनको क्या कहा था, ये क्या है, दीज आर द सेप्टा, जो एक सेगमेंट को क्या करेंगी, दूसरे सेगमेंट से जब वो अलग कर देती हैं। मैं यही ना दो ना इस तरह से ये देखें, एक ये सेप्टम ड्रा कर देता हूँ, ये दूसरी सेप्टम है, ये तीसरी, और अगर हम ना इस तरह से ये बना देना, मिसाल के तौर पे आप ये ज़रा इनको एनलार्ज करके ना ये ऐसे ना सेगमेंट्स को शो भी कर सकते हैं। ये देखें ना, इसमें ये जो आपको इसमें नज़र आ रही है सेप्टा, वो ये दो सेगमेंट से उनको क्या है, अलग कर रही हैं। फिर ये सेप्टम होगी, जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा उसको क्या करेगी, पहले वाले से अलग करेगी। लेकिन इसमें जो बॉडी है ना, इंटरनली सेगमेंटेड हमें नज़र ज़रूर आती है, लेकिन जो ख़ास तौर पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये गट थी, गट जो होगी वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होगी, वो इनमें से क्या होगा, यानी जो सेप्टा होंगी उनमें से वो कॉन्टीन्यूसली वो गुजर रही होती है। मिसाल के तौर पे देखें ना, अगर ये मेरा हाथ है इस तरह से, तो हाथ में से ये देखें, जो अगर ये मार्कर है, ये पीसीज में तो नहीं है, अब देखें ये क्रॉस कर रहा है, एक साइड से ये क्या दूसरी साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक कॉन्टीन्यूसली है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल ऐसे ब्लड वेसल्स हो गई, या ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये कॉन्टीन्यूस ट्यूब की तरह का ये सिस्टम होगा, जो कि क्या उन सेप्टा को क्रॉस करता हुआ जा रहा होता है। इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम है, नर्व कार्ड होगा, हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे, वो भी क्या है, एक सेप्टम को क्रॉस करके दूसरे सेगमेंट में एंटर हो रहा होता है। अब आ जाता है यहाँ पे, ये जो इन सेगमेंट्स के अंदर ये जो इनर स्पेस होती है, अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो ये जो इनर स्पेस है, दिस इज़ अ सीलोम या बॉडी कैविटी, और ये वो ट्रू सीलोम है। इसी वजह हम ना इनको पहले कह चुके हैं कि ये क्या है, सीलोमेट्स हैं। और ये जो सीलोम होगी उसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसको आप सीलोमिक फ्लूइड का नाम देंगे। यानी ये सीलोम होगी और ये क्या होगी, इट विल बी फिल्ड विद द सीलोमिक फ्लूइड। अब देखें ये जो सीलोमिक फ्लूइड आपको मिला इस सीलोम के अंदर, वो सीलोमिक फ्लूइड जो होगा ना, वो ब्लड नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि लास्ट में हमने पढ़ा था, जो मोलस्का था उसकी सीलोम जो होती है उसके अंदर ब्लड होता है, उसको हमने हीमोसीलोम कह दिया था। वजह क्या थी कि उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप है, कि ब्लड वेसल से बाहर जो है वो ब्लड आ जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, सीलोम जो होगी दैट बिकम्स फिल्ड विद द ब्लड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों कि इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और जो ब्लड है दैट विल ऑलवेज सर्कुलेट थ्रू आउट द ब्लड वेसल, इट विल नेवर कम आउट ऑफ दोज ब्लड वेसल। तो फिर इस तरह से बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो ब्लड नहीं होता, उसको हम सिंपली सीलोमिक फ्लूइड का नाम दे देते हैं। आगे चल के वो बात करेंगे कि वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में कैसे हेल्प करेगा, यानी बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, उसकी शेप भी मेंटेन करता है, यानी एक स्केलेटल रोल होगा उस फ्लूइड का, वो बाद में बात करेंगे। अब रह गया इसमें ख़ास तौर पे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो देखें जो आप कह लें एंटीरियर एंड होगा, वहाँ पे इस तरह से ये आपको ना गैंग्लिया नज़र आएंगे, ठीक है। और ये जो गैंग्लिया होते हैं ना, हेड रीजन में सेरिब्रल गैंग्लिया, फिर इसी तरह से हर एक सेगमेंट के अंदर क्या होगा, गैंग्लिया का एक पेयर मौजूद होता है। बात समझ आ रही है कि इसमें क्या होगा, हर एक सेगमेंट के अंदर गैंग्लिया का पेयर मौजूद होगा। और ये वाले जो होंगे ना, जो हेड वाले थे, ये हो गए क्या, सेरिब्रल गैंग्लिया, इनको आप क्या कहते हैं, दीज आर सेरिब्रल गैंग्लिया। और ये वाले जो होंगे जो हर एक सेगमेंट में होते हैं, दीज आर द सेगमेंटल गैंग्लिया। ये कौन से होंगे, सेगमेंटल गैंग्लिया। अब देखें जो सेगमेंटल गैंग्लिया हैं, ये फर्दर इस तरह से ना, ये देखें दो में ये लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये दोनों लाइन्स होती हैं ना, यानी एक सेगमेंट के जो गैंग्लिया हैं उनको नेक्स्ट के साथ से वो अटैच कर रही होती हैं। तो ये फिर क्या होंगी, दीज विल फॉर्मिंग द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इस तरह से क्या होगा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा, जो इसके अंदर आपको इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यानी आप देख लें जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा
एडवांस हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इसके ना ब्लड की बात करें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये शॉर्ट सा ये बना देता हूँ। देखें इस तरह से ना ये एक ट्यूब सी आ रही है और ये जो ट्यूब होती है ना जो डॉर्सल साइड पे, इसको हम नाम देते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल का। क्या कहते हैं इसको? डॉर्सल ब्लड वेसल। अब देखिए एंटीरियर एंड पे आके ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल है इस तरह से क्या होगा, ये लेटरल ब्रांचेस में डिवाइड होगी। ये देखें ये जितनी मैंने यहाँ पे ड्रा की है ना, ये लेटरल ब्रांचेस बनी और फिर वही लेटरल ब्रांचेस क्या हैं, नीचे जाके वापस आपस में यूनाइट कर जाएंगी और जब ये यूनाइट करती हैं तो इस तरह से क्या है, एक नई ब्लड वेसल बन जाती है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करके ये ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट लाइक दिस। देखिएगा ये डॉर्सल ब्लड वेसल आ रही थी, यहाँ पे आने के बाद ये देखें ये क्या हो रही है, वो लेटरल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है। अब चूँकि हम ये 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहे हैं ना, तो ये जिस तरह लेटरल ब्रांचेस अगर राइट साइड पे आ रही हैं तो लेफ़्ट साइड पे भी क्या होगा, उसी तरह से इसकी लेटरल ब्रांचेस होगी। फिर जो हर एक लेटरल ब्रांच होती है, ये देख लें इस तरह से, ये एक्सपेंडेड सा पोर्शन मैंने ड्रॉ किया, उसके अंदर ये ओपन होंगी और ये जो एक्सपेंडेड पोर्शन है वो क्या है, हार्ट से। और फिर हम अभी क्या कह रहे थे, एंड पे जाके ये फिर आपस में दोबारा यूनाइट कर जाएंगी जस्ट लाइक दिस। लेकिन देखें यूनाइट करने के बाद ना अब जो वो जो एक डक्ट बनी, वेसल बनी, उसको मैंने 2 वेसल्स में स्प्लिट कर दिया है। यहाँ पे आप इसी तरह से करेंगे, ये 2 वेसल्स में ना इसको मैं स्प्लिट करके यूँ लेके जा रहा हूँ। अब वो जो 2 वेसल्स इस तरह से जा रही होती हैं ना, इनमें से एक जो नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ होगी, दैट इज़ सब न्यूरल ब्लड वेसल, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ये नीचे नीचे चल रही होती है, ये वाली, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रल ब्लड वेसल। और फिर इसमें एक याद रखिएगा, यहाँ से ना ये लेटरल ब्रांचेस भी ओरिजिनेट होती हैं, जो कि क्या करेंगी, इन लोअर जो थी ना सब न्यूरल और वेंट्रल को वो कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, डॉर्सल के। यहाँ से ब्लड जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स को प्रोवाइड किया जाएगा और फिर वहाँ से क्या होगा, वो फर्दर ब्रांचेस होंगी जो कि क्या करती हैं, शाबाश, इस तरह से वापस डॉर्सल ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को ले जाएंगे। अब देखें यहाँ पे ये कुछ मैंने ब्रांचेस शो कर दी हैं जो अपर साइड पे स्किन की तरफ आ रही हैं इस तरह से। यानी ये जो स्किन वगैरह की तरफ आती हैं ना, चूँकि इनके अंदर जो है वो उस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, यानी अर्थवर्म वगैरह जो, उसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम नज़र नहीं आएगा। तो ये क्या करते हैं, जो जनरल बॉडी सरफेस है या स्किन जो होगी उसके थ्रू रेस्पायर करेंगे, तो इसी ब्लड वेसल के थ्रू क्या स्किन की तरफ भी क्या होगा, ब्लड जाएगा और वहाँ से वो क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लूज़ करता है। अब यहाँ पे एक याद रखें, अगर ना थोड़ी सी ब्लड की सर्कुलेशन की डायरेक्शन आप देखना चाहते हैं तो डॉर्सल ब्लड वेसल से यूँ ब्लड आता है किधर, हार्ट की तरफ, और हार्ट से ये वेंट्रल और सब न्यूरल के थ्रू क्या होगा, वापस जो होता है वो बॉडी की तरफ चला जाएगा। यानी आप कह सकते हैं पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर पे आता है और फिर वहाँ से एंटीरियर से वापस क्या है, पोस्टीरियर बॉडी की तरफ ब्लड चला जाएगा। इस तरह से क्या करता है ये सर्कुलेट। लेकिन ना बात वही है कि यहाँ पे ब्लड जो है ना, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैपिलरीज में चेंज हो जाएंगी, लेकिन क्या होगा, ब्लड वेसल में से ब्लड बाहर नहीं आएगा। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। इनके अंदर कौन सा होगा, देयर विल बी अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो सर्कुलेट कर रहा है, जो मीडियम है वो ब्लड है, लेकिन जो ब्लड है वो इनका कलर्ड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। ब्लड में क्या होगी, हीमोग्लोबिन मौजूद होगी। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन भी साथ साथ कैरी कर रहा होता है। आई थिंक यहाँ तक ये सारी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपने देख लिया।
और साथ ही क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी रहा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे मैंने लास्ट फाइलम में एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेटानेफ्रीडिया का जिक्र किया था। आज मैं थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। ये देखें, अगर ये एक सेगमेंट है ना, मेटानेफ्रीडियम आपको ऐसे नज़र आएगा कि उसमें एक ये जस्ट लाइक दिस ना फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये देखें हम ये कहते हैं कि ये सिलिएटेड है, उसके ना जो फनल है ना उसके साथ सीलिया आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो इसको हम एक नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम का। क्या कहेंगे आप इसको? नेफ्रोस्टोम। अब देखें ये जो नेफ्रोस्टोम है, यहाँ पे पीछे ना एक ये जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है ना, ये एक क्वाइल्ड ट्यूब्यूल, यानी आप इसको ना एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, एक्सक्रीटरी डक्ट या ट्यूब्यूल है। अब वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल एंड पे जाके क्या करेगी, इस तरह से ये देखें जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये यूं स्वेल अप कर जाएगी, और ये जो स्वोलन साइज का ये पोर्शन जो आपको एंड वाला नज़र आ रहा है, ये स्वोलन पार्ट जो होगा ना, दिस विल बी कॉल्ड एज ब्लैडर। अब देखें ना, ये स्वोलन पार्ट क्या हो गया, ब्लैडर। और जाके वेंट्रल साइड पे ना एक ये पोर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रीडियो पोर। क्या बोलेंगे आप इसको? दिस विल बी द नेफ्रीडियो पोर। और बाकी रह गया ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है, इसके गिर्द ये जो रेड कलर में मैं ऐसे ना ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। कि उस ट्यूब्यूल के गिर्द क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होंगी। अब ना हर सेगमेंट में, ख़ास तौर पे ये जो होता है ना अर्थवर्म, उसके अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर आपको इस तरह से क्या है, पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया जब वो नज़र आएगा। यानी ये जितना भी हमने ना यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, ये बेसिकली क्या था, ये वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे होते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने क्या बोला है कि जो स्ट्रक्चर्स होंगे, दीज आर द मेटानेफ्रीडिया। यानी आप ये देख लें, वो जो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया जो हमने पढ़े थे, ये उनसे कहीं ज़्यादा या कम्प्लेक्स क्या है, ये स्ट्रक्चर्स हैं, और एडवांस भी हैं, ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं। अब ये एडवांस या एफिशिएंट कैसे हो गए उसके लिए देखें यहाँ पे ना जो हमने सिलोमिक फ्लूइड की बात की थी ना, नेफ्रोस्टोम से क्या होगा, वो सिलोमिक फ्लूइड इसमें एंटर होता है, वो यूरिनरी ट्यूब्यूल के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब फ्लो करता है तो जो ब्लड कैपिलरीज उस ट्यूब्यूल के गिर्द थी ना, वो क्या करती हैं, वाटर और जो भी नेसेसरी सब्सटेंसेस उनको रीएब्सॉर्ब कर लेंगे। अब जब वो फ्लूइड जो है वो इस ब्लैडर वाले पोर्शन में पहुंचेगा, ऑलमोस्ट क्या होंगे, ऑल नेसेसरी सब्सटेंसेस दे हैव बीन रीएब्सॉर्ब। जस्ट क्या है कि कुछ वाटर होगा और वेस्ट मटेरियल्स होंगे जो कि क्या होते हैं, एक तरह के यूरिन की सूरत में आ जाएंगे। और वो फिर क्या होगा, जो नेफ्रीडियो पोर है, जो वेंट्रल सरफेस के ऊपर ओपनिंग होती है, उसमें से क्या होगा, यानी यूरिन रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें नज़र आता है, और ये बहुत ज़्यादा ना फ्लेम सेल के मुकाबले में एडवांस और एफिशिएंट है। बाकी इसमें जो ख़ास तौर पे अगर आप देखें, जैसे हम कहते हैं ना सेंसेस स्ट्रक्चर्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़ वगैरह आपको इनके अंदर नज़र आएंगे। बाकी मैं एक थोड़ा सा इसमें बना देता हूँ इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके भी थोड़ी सी डायग्राम, ताकि आपको उनके फीचर्स भी जहन में रहें। देखें इसमें एक जो हमने ना ये बात की थी लीच की, जो लीच है ना उसका जो साइंटिफिक जो ग्रुप बनता है ना, हिरूडो, यानी जो जीनस है हिरूडो, इसको हम कहते हैं। और ये जो हिरूडो होता है ना, पूरा जो नाम है हिरूडो मेडिसिनालिस कहते हैं। अगर लिखना भी चाहते हैं ना आप, हिरूडो मेडिसिनालिस, ये हिरूडो मेडिसिनालिस है वो लीच का इसलिए नाम रखा जाता है कि जैसे मैंने अभी बोला था ना, ये पैरासाइट है, कि ये क्या होगी, एक्टिव पैरासाइट। और ये क्या करती है, जो वर्टिब्रेट्स है उनका ब्लड सक करती है, ब्लड के ऊपर फीड करती है। तो पुराने दौर में क्या किया जाता था कि जो हमारे पास है ना, जैसा आजकल हम कॉटन स्वैब्स वगैरह यूज़ करते हैं सर्जरी के दौरान, कि जो भी सर्जरी में ब्लड रिलीज़ हो रहा होता है उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए सक्कर्स भी होते हैं या स्वैब्स वगैरह रख रहे होते हैं। पहले ये स्वैब्स वगैरह भी यूज़ होते थे, लेकिन लीच को जब वो इस तरह से यूज़ करते थे कि जहाँ कहीं पे कोई ज़ख्म है, कोई इंजरी हुई है और वो ख़राब हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गई है,
पस वगैरह पड़ गया तो ये क्या करते थे, इससे लीच को उसके ऊपर रख देते थे। ये वहाँ से वो ब्लड सक करती थी, उसके साथ वो पस वगैरह भी क्या है सक कर लेती थी। तो उसके बाद हम इसको वहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एनीवे ये लीच जो है ना, यहाँ पे ये मैं उसकी फिगर ये ड्रा कर रहा हूँ। लीच में आपको थोड़ा सा जो एक डिफरेंट नज़र आएगा ना, वो ये होगा कि ये चलें ठीक है तो ये पैरासाइट है, लेकिन इसमें आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स पे ना ये नज़र आते हैं सेगमेंट। इसमें क्या होगा, सॉरी इसको काट दीजिएगा, कि इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स जो होंगे उनमें शक्कर से नज़र आएंगे। अब ज़ाहिर ये पोस्टीरियर साइड पे है तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, दिस इज़ द पोस्टीरियर शक्कर। और ये क्या होगा, एंटीरियर शक्कर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर माउथ होता है तो इस वजह से हम इसको ना जो एंटीरियर वाला होगा ओरल शक्कर भी कहते हैं। बाकी आपको उसी तरह से ना पूरी बॉडी जो होगी उस पे, जैसे हमने अर्थवर्म में देखा था ये हमें सेगमेंट्स नज़र आ रहे थे, इसी तरह से इस हिरूडो में आपको क्या होगा, उसी तरह से ये सेगमेंट्स नज़र आएंगे। ठीक है ना, ये देख लें इस तरह से ना आपको इसमें ये सेगमेंट्स होते हैं वो जस्ट लाइक दिस ये नज़र आते हैं सेगमेंटेड बॉडी में। ठीक है, और ये बेस के ऊपर जो थे वो शक्कर से जो अटैचमेंट के लिए होंगे। तो ये क्या है, ये लीच है, जिसको आप क्या है एक्टोपैरासाइट का नाम देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ना एक मैं इसमें बात कर देता हूँ, जो हमने ना ख़ास तौर पे ये देखा था नेरीज, जो कि क्या होती है, मैरीन है, यानी ओशन वगैरह के अंदर होती है। देखें जो नेरीज है ना, इसमें भी ये बॉडी आपको उसी तरह से ये देख लें सेगमेंटेड नज़र आएगी, यानी इसकी बॉडी भी क्या होती है, जस्ट लाइक दिस, ये सेगमेंटेड बॉडी है। अब देखें यहाँ पे ना थोड़ा सा एक फ़र्क है कि इसकी जो बॉडी होगी उस पे ना आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, ये जस्ट लाइक दिस, ये जो देखें ना जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ बॉडी की लेटरल साइड के ऊपर, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं पैरापोडिया। व्हाट आर दिस, पैरापोडिया। और ये जो पैरापोडिया होते हैं ना जो आपको नेरीज में मिलेंगे, वो इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर जब मूव करने में हेल्प करते हैं, यानी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये बेसिकली क्या था, इसमें ये लोकोमोशन के लिए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब हम साथ ही ना चूँकि ये लोकोमोशन की बात हो रही है तो इसमें देखते हैं कि ये अर्थवर्म जो है ना वो भी कैसे लोकोमोशन जो है वो शो करेगा। तो एक याद रखें जो हमारे पास जो अर्थवर्म है, अच्छा अर्थवर्म के अंदर अब देखिए यहाँ पे ना ये मिसाल के तौर पे वो अर्थवर्म की मैंने ना इस तरह से ये बॉडी बना दी। देख लें जैसे हमने पहले भी कहा था कि इसमें ना ये सेगमेंट्स वगैरह होते हैं। अब याद रखिएगा कि इसमें ना यहाँ पे ये काइटिनाइज स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हम नाम देते हैं सीटीबी, या दूसरा एक नाम होता है कीएटी, सीटी भी इनको बोलते हैं या कीएटी भी बोला जाता है कि ये क्या होंगे स्ट्रक्चर्स हैं। और ये दो तरह के होते हैं, ये वाले जो थे ना ये सीटी या कीएटी जो है ना वो पोस्टीरियर एंड पे मौजूद है, इसी तरह से एंटीरियर पे भी होते हैं। होता ये है कि जब इसे मूव करना होता है, मूवमेंट के दौरान क्या होगा कि ये जो था ना बॉडी जो वॉल है उसके अंदर मसल्स हैं। मैं पहले थोड़ा सा मसल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर आप ना इस तरह से फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट सिर्फ फ़िलहाल यहाँ पे ना चले एक या दो सेगमेंट्स हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ये देख लें ये हमारे पास क्या थे, ये दो, हाँ जी सेगमेंट्स हैं। अब देखें ये जो दो सेगमेंट्स आपको यूँ नज़र आ रहे हैं, इन सेगमेंट्स में ना जो वॉल है बॉडी वॉल उसके अंदर ये जो ग्रीन कलर में मैं ऐसे शो कर रहा हूँ ये वो मसल्स से, और इन मसल्स को हम नाम देते हैं कि दीज आर द सर्कुलर मसल्स। ये क्या है, सर्कुलर मसल्स है। और इसी तरह से ये देखें इस तरह से मैं ये लेंथ वाइज भी ना ये शो कर रहा हूँ, ये लाइन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दीज आर द लॉन्गिट्यूडिनल
मसल्स, यानी इसमें क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि बॉडी वॉल के अंदर मौजूद है। और एक सिलोमिक फ्लूइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस सेगमेंट के अंदर होगा। होता क्या है कि जिस वक्त सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल क्या करेंगे, रिलैक्स। दोबारा सुन लें, जब सर्कुलर क्या करते हैं, कंट्रैक्ट, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या करेंगे, रिलैक्स। अब देखें, जब उन्होंने कंट्रैक्ट किया ना और लॉन्गिट्यूडनल ने रिलैक्स किया तो सर्कुलर के कंट्रैक्शन की वजह से जो सिलोमिक फ्लूइड है ना वो अब साइड वे मूव करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो जो सेगमेंट की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरह से ज़्यादा। देखें वही वाले सेगमेंट थे, पहले मैंने ना वो सेगमेंट कितने वो थिक और शॉर्ट शो किए हुए थे, अब वही सेगमेंट्स हैं, अब वो लेंथ वाइज क्या कर गए, इंक्रीज कर गए। क्यों इंक्रीज कर गए कि सर्कुलर मसल ने कंट्रैक्ट किया है, लॉन्गिट्यूडनल जो थे उन्होंने क्या किया, रिलैक्स किया, और वो सिलोमिक फ्लूइड की वजह से जो मसल है वो लेंथ वाइज एक्सटेंड कर गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट करेगा, सर्कुलर रिलैक्स, तो क्या हो जाएगा, वापस उसी तरह से सेगमेंट जो है वो लेंथ में कम हो जाएगा लेकिन थिकनेस में क्या है वो ज़्यादा हो जाता है। अब यही चीज़ हम इधर लेके आते हैं। अब ये लोकोमोशन कैसे करेगा कि जिस तरह से मूव करना है ना अर्थवर्म ने, जो सीटी हैं, जो हुक्स होती हैं, कार्टिनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, या केटी भी बोला है, जो पोस्टीरियर एंड वाले होंगे वो इमर्ज करेंगे। अब इमर्ज करने के बाद क्या होंगे, वो जो ग्राउंड सरफेस है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। पेनिट्रेट करके इसका मतलब क्या हुआ, जो पोस्टीरियर एंड है वो फिक्स हो गया ग्राउंड सरफेस के साथ। अब क्या हुआ, सर्कुलर मसल्स ने कंट्रैक्ट किया, जब सर्कुलर ने कंट्रैक्ट किया तो ये क्या होगा, इस तरह से हर एक सेगमेंट जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसा देखें, हर एक सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज हुई तो एज अ होल फिर क्या हुआ, जो बॉडी है उसकी लेंथ भी क्या कर गई है, इंक्रीज। अब आप खुद देखें, यहाँ पे पहले थिक और शॉर्ट बॉडी थी, अब वो क्या हो गई है, शाबाश, लॉन्ग हो गई लेकिन थिन हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखें, ये दोबारा से नए सीटी जो इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पोस्टीरियर थे और वो कौन से हैं, एंटीरियर। अब यूं ना आप एरो ये बना सकते हैं, ये एरो आउटवर्ड क्या शो कर रहा है, एंटीरियर सीटी इमर्ज, जबकि क्या है, यूं एरो आप बना दें कि जो पोस्टीरियर सीटी होंगे वो क्या है, विदड्रॉन, दे विल बी विदड्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, पोस्टीरियर एंड फ्री हो गया, एंटीरियर फिक्स हो गया। अब ना जैसा ये होगा दोबारा से क्या होंगे, अब लॉन्गिट्यूडनल, पहले क्या हुआ था, सर्कुलर ने कंट्रैक्ट किया था, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स, अब लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट करेंगे और जो सर्कुलर होंगे वो रिलैक्स कर देंगे। लेकिन सीटी के लिहाज से अब ये चूंकि इमर्ज हुए थे, एंटीरियर एंड क्या फिक्स हो गया है, पोस्टीरियर क्या था वो फ्री है, तो क्या होगा, जब सेगमेंट की लेंथ कम होगी, अब ये देखें जो बॉडी है इस तरह से ये ड्रैग करती हुई क्या है, शाबाश, एंटीरियर एंड की तरफ मूव कर जाएगी। देखें दोबारा शॉर्ट होगी लेकिन पोस्टीरियर एंड जब वो ड्रैग करके किधर है, आगे जा रहा है, और एंटीरियर एंड अभी क्या था, फिक्स था। फिर दोबारा वही रिपीट होगा कि अब ये एंटीरियर जो है वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे, पोस्टीरियर जो होंगे इमर्ज होंगे, पोस्टीरियर एंड दोबारा से फिक्स हो जाएगा, सर्कुलर मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे, सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और फिर बार बार ये रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से ये क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। जबकि हमने यहाँ पे क्या कहा है कि जो नेरिस है वो पैरापोडिया की मदद से मूव करेगी, और जो लीच है चूँकि वाटर के अंदर होती है, वो स्विमिंग करती है, वो सिंपली बॉडी के जो मसल्स होंगे उनकी मदद से स्विम करेगी, उसमें कोई पैरापोडिया की तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं होते। लास्ट में एक जो आ जाता है ना रिप्रोडक्शन के लिहाज से, देखें जैसे हमने लास्ट फाइलम मोलस्का में पढ़ा था कि जो इनकी होती है ना जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली भी हो सकती है और एसेक्सुअली भी। ख़ास तौर पे जो फाइलम एनिलिडा है इसको हम 3 ग्रुप्स के अंदर जब वो डिवाइड कर लेते हैं, वैसे आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। एक इसमें आ जाता है ग्रुप पोलिकिएटा, ठीक है ना, यानी एक क्लास इसकी क्या है, पोलिकिएटा है। दूसरी जो है ना क्लास है इसकी हिरुडीनिया है, और ये मैंने जानबूझ के ना हिरुडीनिया लीच के साथ लिखा है, पोलिकिएटा जो है ना वो नेरिस के साथ लिख दिया। और जो तीसरी है ना जिसके अंदर ये अर्थवर्म आता है
वो कौन सी है? ओलिगोकिएटा। अब देखें इसके अंदर क्या होगा, ओलिगोकिएटा में ये एक फेरिटीमा यानी अर्थवर्म जो ना उसका जो दूसरा नाम बनता है दैट इज फेरिटीमा पोस्थ्यूमा, इसको वैसे कहते हैं। अगर आप पूरा नाम लिखना भी चाहते हैं पोस्थ्यूमा ये इसके, या पोस्थमा भी कहते हैं, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का, वो ओलिगो में आएगा। अब ये जो पोलिकिएटा के मेंबर्स हैं वो एसेक्सुअली भी कर सकते हैं, बहरहाल आपके सिलेबस में वो नहीं है। बाकी दोनों जो ग्रुप्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बाकी रहा इसमें जैसे हमने लास्ट फाइलम के अंदर एक ट्रोकोफोर लार्वा की बात की, यानी उसमें होता है ना एग से लार्वा, लार्वा से फर्दर स्टेजेस बनती हैं जब, तो इनके अंदर क्या होगा, बाज़ का डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती कुछ मेंबर्स में, और कुछ में क्या है लार्वल स्टेज मौजूद भी होती है, और उसको आप फिर क्या नाम देते हैं, जो लार्वल स्टेज है ट्रोकोफोर लार्वा। अच्छा एक मैं बता देता हूँ, इसमें आपके सिलेबस में ना वो लार्वल जो कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स हैं या उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो शामिल नहीं है, तो मैं इसलिए ना वो उस डिटेल में नहीं जा रहा कि भाई ट्रोकोफोर लार्वा क्या होगा, बाइपिनेरिया कैसा होता है, यानी ये आपके सिलेबस में नाम ज़रूर हैं, तो सिर्फ आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के कौन सी लार्वल स्टेज किस फाइलम के अंदर हमें मिलती है। और आखिर में जैसा हर एक फाइलम की एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, अगर आप देखें ना ये जो पोलिकेट्स हैं वो फूड सोर्स के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे हम वो यूज़ करते हैं ना इनको प्रॉन वगैरह जैसे खाते हैं, इसी तरह से डेलिकेसीज में पोलिकेट्स भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो लीच है, जैसे हमने कहा था मेडिसिनल इसका यूज़ था कि वो जो पस वाला ब्लड होता है उसको रिमूव या सक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो एक मेडिसिनल इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। बाकी रह गया जो अर्थवर्म है, ये ऐसी मिट्टी के अंदर होता है जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये बेसिकली खा तो मिट्टी रहा होता है, इसलिए इसको हम अर्थवर्म कहते हैं। मिट्टी खाता है, लेकिन कौन सी मिट्टी होगी जिसके अंदर क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, और जैसे जैसे वो मिट्टी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करके ये एब्जॉर्ब कर लेता है। चलें इसका अपना मकसद पूरा हो गया, लेकिन ये ज़मीन के अंदर मूव करता हुआ जाएगा, बरोस बनाता है, होल बनाएगा, इसको हम बर्विंग एनिमल भी कह देते हैं। अब वो जो बरोस होती हैं ना उनके थ्रू क्या होगा, मिट्टी के अंदर या ज़मीन के अंदर होल्स जो बने हैं तो उसमें एयर चली जाती है, और आपको पता है जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वहाँ पे उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये वो होल्स बना के ना बरोस बना के तो एरिएशन ऑफ सॉइल कर रहा है कि उसके अंदर जब वो क्या है एयर प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हम ज़मीन के अंदर हल चलाते हैं ना, हल चलाने से क्या होता है, जो सॉइल है वो ब्रेक हम करते हैं, वो पोरस बना देते हैं, पोर्स के ताकि प्लांट के जो रूट्स होंगे या क्रॉप के उनको एयर मिले। यही काम यहाँ पे भी ये कर रहा है, तो इसलिए ना हम एक इसको फार्मर प्लो का नाम भी देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फार्मर प्लो जो है वो अगर किसी एनिमल को नाम दिया जाता है तो वो क्या होता है अर्थवर्म है, कि वो ज़मीन में बरोस बना के क्या करेगा, वो उसके एरिएशन कर रहा होता है, रूट्स को जो है वो एयर प्रोवाइड करता है, तो ये इस लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट। आई थिंक यहाँ तक आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक फाइलम रह गया है इस प्रोटोस्टोम ग्रुप का जो आर्थ्रोपोड है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।